अभी तक जो हम लोग देखे हुए हैं इन 1773 से लेकर 1919 तक, उस अधिनियम कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है? देखिए ये जितने भी अधिनियम है ये एक बार में आप लोगों को याद नहीं होगा, और याद रखिएगा जब भी पढ़िएगा तो एक साथ ही पढ़िएगा। जब एक साथ पढ़िएगा तब आपको बदलाव समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं क्या, वो सोचते क्या 1935 सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर 1919 और 1909 को देखेंगे। लेकिन इससे क्या हो जाएगा, आप ये समझ नहीं पाएंगे परिवर्तन कैसे हुआ है कि नहीं। तो जब भी आप लोग रिवीजन कीजिएगा तो एक साथ 1773 से लेकर के 1947 तक देखिएगा, ठीक है। आप इस तरह नहीं देखेगा जो खाली पढ़ लिए हैं और एक साथ कर दिए, ठीक है। तो टोटल एक साथ आपको देखना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग देखे थे क्या, भारत शासन अधिनियम 1909, 1919, ये जो मेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट यही मेन है जिससे सवाल ज़्यादातर बनता है। खासकर मुख्य परीक्षा में भी सवाल आपको इसी तीनों से ज़्यादातर आता है, पहले वाले से ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, वनडे एग्जाम पे कहीं से सवाल आ जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम कब आया? 1935 में, ठीक है। अब इस अधिनियम में कई सारे बदलाव किए, लेकिन इस अधिनियम को हम लोग जो वायसराय और क्या कहते हैं भारत राष्ट्रपति के नाम से नहीं जानते। वो केवल दो में यूज किया गया था, किसमें? 1909 वाले में और 1919 में। 1909 को मार्ले मिंटो सुधार आयोग कहते थे, सुधार अधिनियम, और 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। देखिए इस अधिनियम में आपसे पहले देखे थे, यानी 1919 वाले में जो प्रांतों में क्या लागू किया गया था? द्वैध शासन। प्रांत में क्या लागू हुआ था? द्वैध शासन। लेकिन सबसे पहले क्या करेगा, इस अधिनियम द्वारा प्रांत में जो द्वैध शासन लागू था उसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। यानी प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाएगा, और इसके जगह पर द्वैध शासन कहाँ लागू होगा? केंद्र में। तो सबसे पहले जो बदलाव किया गया, जो प्रांत में द्वैध शासन लागू हुआ था, द्वैध शासन मतलब क्या, याद होगा आपको, उसमें द्वैध शासन में गवर्नर के विषय को दो भागों में बांटा गया था। एक विषय हस्तांतरित विषय होता था जो विधानमंडल के सदस्यों से द्वारा किया जाता था, और एक होता था आरक्षित जो परिषद की सहायता से किया जाता था। तो जब आपको पता है द्वैध शासन कब कहते हैं, जब एक ही व्यक्ति पे या एक ही जगह पे दो अलग अलग संस्थाओं का शासन हो। तो वहां क्या था, एक परिषद का शासन था और एक विधान मंडल का। और कितने राज्यों में किया गया था? 8 राज्यों में। लेकिन अब क्या अगर भारत शासन अधिनियम के द्वारा क्या हो जाएगा, जो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके कहाँ लागू किया जाएगा? केंद्र में। और द्वैध शासन करने मतलब शक्तियों का विभाजन। तो अब क्या होगा, केंद्र और प्रांत के बीच क्या किया जाएगा? शक्तियों का विभाजन होगा। यानी जब जाहिर सी बात है द्वैध शासन लागू हो रहा है तो शक्ति का विभाजन करना पड़ेगा कि नहीं? और शक्ति का विभाजन होगा किसके किसके बीच? केंद्र और प्रांत के बीच। राज्य अभी नहीं कहिए, राज्य की चर्चा हम लोग आजादी के बाद करेंगे। प्रांत के बीच। और शक्ति का जो विभाजन होगा वो 3 तरह से, वैसे 4 तरह से होगा। एक होगा संघ सूची, प्रांत कहिए या राज्य सूची, और समवर्ती सूची। यानी शक्तियों को कितने भाग बांटा जाएगा? 3 भाग में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस सूची में कितने विषय होंगे? 59 विषय होंगे। प्रांत सूची में कितने विषय होंगे? 54 विषय होंगे। और समवर्ती सूची में कितने विषय होंगे? 36 विषय। विषय कहने का मतलब जो 36 मामलों में वो अपना कानून बना सकता हो। संघ सूची मतलब क्या होता है? जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। प्रांत सूची या राज्य सूची जिसपे राज्य सरकार कानून बनाती है। और समवर्ती सूची जो दोनों मिलके बनाती है। हाँ, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है जो ये जो 54, 36 और 159 इस सूची से अलग हो जाए, तब उस पर कानून कौन बनाएगा? तो
उसके लिए एक नया कर दिया गया था, कौन सा सूची? अवशिष्ट सूची। तो इसके लिए इस पे कौन कानून बनाता था? वायसराय। ये किसके अधीन था? वायसराय के अधीन था। अवशिष्ट करने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे आप लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आप लोग तैयारी करते हैं तो तैयारी में पहले बांट लेते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कभी कभी मिसलेनियस पूछ दिया जाता है, अच्छा बताइए जो दुबई का मुद्रा क्या है, तो ये सब क्या अवशिष्ट है ना, ये अचानक जिसको आप लोग मिसलेनियस कहते हैं। तो उसके लिए तो कोई जल्दी तैयारी आपको कराया नहीं जाता है, तो उसके लिए आप लोग विशेष तौर पे कोई नोट से या पिछले साल 10-15 साल के क्वेश्चन को इकट्ठा करके तैयार करते हैं। आपको किसी भी कोचिंग में वो चीज़ पढ़ाया नहीं जाएगा, भाई इसकी मुद्रा ये है, उसकी मुद्रा वो है, पता चला 5 महीना पढ़ाए एक भी सवाल नहीं आया, ये आपको खुद खोजना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ है, सबका विषय बांट दिया गया, लेकिन जरूरी थोड़ा इतना ही लिमिट होगा। कभी कभी कुछ ऐसी शक्तियाँ, ऐसा विषय आ जाता है जो ना तो 59 विषय में है, संघ सूची में है, ना राज सूची में, ना ही समवर्ती सूची में, तो उसके लिए अलग से कानून कौन बना देता है? वायसराय, ठीक है। तो इस अधिनियम में सबसे पहला काम तो यही हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और इसके जगह पे कहाँ लाया गया? केंद्र में द्वैध शासन लाया गया। और द्वैध शासन मतलब क्या? शक्तियों का विभाजन। दोनों एक ही चीज है, क्यों भाई? तभी तो दो शासन होगा ना, 59 विषय पे ये शासन करेगा, 54 विषय पे ये शासन करेगा, ठीक है। तो के प्रांत में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। क्लियर है पहला पॉइंट? फिर देखिए 1919 में आपने देखा था केंद्र में द्वैध सदन की व्यवस्था की गई थी, याद है? उच्च सदन और निम्न सदन, यानी राज्य परिषद और विधानसभा। तो केंद्र में था तो ये तो रहेगा ही। अब प्रांतों में भी द्वैध सदन लागू किया जाएगा, प्रांतों में भी द्वैध सदन व्यवस्था की जाएगी, प्रांतों में भी, यानी केंद्र के अलावा अब प्रांतों में भी द्वैध सदन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये द्वैध सदन केवल 6 प्रांतों में किया जाएगा। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में। ये 6 प्रांत कौन से हैं? बिहार, बंगाल, आसाम, बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत, ठीक है। यानी केवल 6 प्रांत में द्वैध सदन की व्यवस्था की जाएगी। द्वैध सदन मतलब क्या? उच्च सदन और निम्न सदन। बिहार, बंगाल, असम, बंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत। अच्छा ये बताइए, क्या अभी बिहार में द्वैध सदन है कि एक सदन है? कैसे? कौन कौन से सदन है? विधानसभा और दोनों में उच्च सदन कौन सा है और निम्न सदन? अच्छा, उच्च और निम्न क्यों कहा जाता है इसको? उच्च सदन इसलिए कहा जाता है कोई विघटित नहीं होता है, वो लगातार चलते रहता है। और निम्न सदन वो 5 वर्षों में अपने आप विघटित हो जाता है, और कभी कभी बहुमत नहीं होने पे उससे पहले भी हो जाता है। यानी अगर बहुमत है तो 5 वर्ष, और नहीं है तो उससे पहले। हाँ, विशेष परिस्थिति में जब आपातकाल लागू हो जाता है तो कुछ समय के लिए वो बढ़ जाता है, तो वो है विशेष परिस्थिति। विशेष मतलब क्या? जैसे मान के चलिए अभी हम ही लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, एक सिस्टम है जो हम ये सिलेबस खत्म कर रहे हैं, टॉपिक फिक्स है जो है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जो एग्जाम थोड़ा लेट हो जाता है तो हम लोग थोड़ा अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं, एक्स्ट्रा नया चीज पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ताकि आप लोगों को जब तक एग्जाम ना हो तब तक पढ़ते रहिए। तो ऐसे ही विशेष परिस्थिति क्या होता है, जब आपातकाल लग जाता है, नया सरकार का गठन नहीं हो पाता है, तो तब तक राज को चलाना बंद थोड़ा कर सकते हैं, राज तो चलेगा ही ना। ऐसा थोड़ा जब सरकार इस्तीफा दे करके 1 साल ऐसे बैठे रहे, ना पुलिस, ना कोई शासन हो, ना कोई प्रशासन हो, ऐसा संभव है? नहीं है ना। तो इसीलिए आपातकालीन स्थिति में से बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो यहां तक लिख लीजिए।
तो देखिए प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। उसके अलावा 6 प्रांतों में द्विसदन की व्यवस्था भी की गई। अब देखिए ये जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें पहली बार संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई। किसकी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था। संघीय मतलब क्या होता है? संघ मतलब, संघ अगर आपको हिंदी में संघ मतलब क्या होता है? समूह, ग्रुप, है ना? ठीक है, अगर आपको शब्द समझ में ना आता हो ना, आप हिंदी में सब चले जाइए। जैसे हम लोग संघीय कह दिया, आप लोग पॉलिटी में इसको खोजने लगे, आप हिंदी में खोजिए संघ मतलब क्या होता है। संघ मतलब होता है समूह, ग्रुप। तो भारत में जो एक संघ है, कई राज्यों का एक समूह है कि नहीं? है कि नहीं? अगर एक ही राज्य रहता तब संघ इसको हम लोग नहीं कहते, कई राज्यों का समूह है। इसी तरह यहां भी जो है इसको संघीय व्यवस्था कहा गया। क्यों? क्योंकि इस संघीय व्यवस्था में क्या था, जो 2 चीजों को जोड़ा गया। एक था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देसी रियासतें। यानी इस अधिनियम में कहा गया कि भारत में एक संघीय व्यवस्था की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश क्षेत्र और देसी रियासतें भी शामिल होगी। ब्रिटिश क्षेत्र कहने का मतलब क्या? वैसा क्षेत्र जो ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल या नियंत्रण में था। और देसी रियासत मतलब जहां पे राजा नवाब ये सब राज करते थे। तो इनका कहना था अगर ये जो संघ बनेगा इसमें दोनों को शामिल किया जाएगा, ब्रिटिश प्रांत को भी और देसी रियासत को भी। यानी जितने भी राजा नवाब है उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोनों का समूह बन रहा है कि नहीं? समूह है तो सोचिए कितना देसी रियासत होगा। उस समय लगभग 550 के आसपास देसी रियासत था। तो इतने लोगों को जोड़ा जाएगा और ब्रिटिश प्रांत भी रहेगा तो संघ तो बनेगा ही ना। तो अगर आपसे पूछा जाए तो भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम में क्या कहा गया, जो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत को मिला करके एक संघ बनाया जाएगा। क्लियर है? 3 पॉइंट, प्रांत में द्वैध शासन समाप्ति, प्रांत में द्वैध शासन को लागू, द्विसदन को लागू, और तीसरा पॉइंट जो एक संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके अलावा याद है 1919 के अधिनियम में हम बताए थे जो सीमित मताधिकार था, तो कितने प्रतिशत लोगों को मताधिकार मिला था? 3% लोगों को। किस आधार पे? शिक्षा और संपत्ति के आधार पे। संपत्ति का मतलब जो टैक्स भरता हो, ऐसा नहीं कोई आया और वोट दे दिया। तो उस समय यानी 1919 में प्रत्यक्ष चुनाव की बात कही गई, लेकिन वो सीमित मताधिकार, यानी जितने भी मतदाता थे, जितने भी जो लोग थे, उसमें से मात्र 3% लोगों को ही मत देने का अधिकार मिला। लेकिन इस अधिनियम में क्या किया गया, 3 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 10%। तो क्या अभी हम लोग सीमित मताधिकार कहेंगे? सीमित ही है ना, 10% लोग है ना। 100 में से 10 लोगों को आप वोट करने का अधिकार दे रहे, तो सीमित हो गया। जब तक 100 में 100 लोग वोट नहीं करेगा तब तक वो सीमित होगा। हाँ, हम लोग आगे चल कर वयस्क मताधिकार लगाएंगे। वयस्क मतलब 18 साल जोड़ा जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसलिए माना जाता है कम से कम 18 साल से कम उम्र के बच्चों को उतना बुद्धि नहीं है, और जिसको उतना बुद्धि समझ ना हो वो देश की सरकार या राज्य की सरकार को कैसे चुन सकता है कि नहीं? कई बार विवाद में भी आ जाता है, आप शादी करने का उम्र दिए 21 वर्ष, ये सोच करके अभी घर नहीं चला सकता है, लेकिन देश चलाने के लिए आप 18 साल ही कर दिए, है कि नहीं? तो आप बालिग होंगे 21 साल में, यही सिस्टम है ना। तो नाबालिग के एज में ही तो आप वोट देने का अधिकार आपको मिल गया। नाबालिग मतलब अभी आप उतने सक्षम नहीं है। तो क्या ये सिस्टम गलत है? ये गलत नहीं है। ये जो बालिग नाबालिग होता है वो शारीरिक क्षमता के अनुसार होता है कि नहीं? लेकिन ये जो आप देख रहे हैं
चुनाव देने का एक तरह से मानसिक क्षमता पर डिपेंड करता है, वो शारीरिक केवल शरीर के बाहरी आप जो देखें उस हिसाब से। तो यहाँ याद रखिएगा जो मताधिकार को थोड़ा सा बढ़ाया गया, 3% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया 10%, लेकिन अभी भी सीमित मताधिकार का ही प्रयोग किया जा रहा है, यानी अभी भी क्या प्रयोग किया जा रहा है, सीमित मताधिकार का। और मतदाताओं की संख्या 3% से बढ़ा के कितनी कर दी गई 10%। ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये बताइए आरबीआई का गठन कब हुआ है? 1 अप्रैल 1935। इस समय किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा इसकी चर्चा यहां क्यों की हम? इसकी चर्चा यहां क्यों की आरबीआई की? भाई इसकी चर्चा इसलिए की क्योंकि 1935 के अधिनियम में ही कहा गया था कि मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए एक संस्था का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा भारतीय रिजर्व बैंक। और इसी अधिनियम के आधार पे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन होगा। ठीक है, इसीलिए इसकी चर्चा क्या किया गया, जो भारतीय रिजर्व बैंक जो था यानी मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए किसका गठन किया जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक का, यानी एक संस्था का गठन किया जाएगा और वो संस्था का नाम क्या था? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो एक तो देखिए आप संघीय व्यवस्था की अपना की गई, सीमित मताधिकार को 3% से बढ़ा के 10% किया गया, और एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाएगा जो मुद्रा और साख को नियंत्रित करेगा। और 1 अप्रैल को जो एक संस्था गठित हुई जिसका नाम क्या था? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? चलिए पहले यहां तक लिख लीजिए। आरबीआई का जो गठन हुआ है वो किस अधिनियम के द्वारा हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। देखिए इस अधिनियम के द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग किया गया। किसको? बर्मा को। बर्मा आजकल किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार से। और इसी आधार पे 1937 में बर्मा क्या हो जाएगा? भारत से अलग होगा। यानी 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा। और कब अलग होगा? 1900। अच्छा तो क्या बर्मा हमेशा से भारत का हिस्सा रहा था? कब बना था? ये बना था 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी 1885 में ब्रिटिश सरकार इसको भारत में मिलाया था। और ठीक 50 साल बाद यानी 1935 में 50 साल हुआ ना, इसे अलग करने की बात कही गई और 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ। ठीक है, ये तो इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इसी अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की भी बात कही गई। किसकी बात कही गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी। और ये संघीय न्यायालय कब बना? 1 अक्टूबर 1937 को। ठीक क्या है, भारत शासन अधिनियम में एक संघीय न्यायालय की बात की गई और ये संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937 को। और यही आगे चल करके 28 जनवरी 1950 को क्या बन गया? सर्वोच्च न्यायालय। यानी 1 अक्टूबर 1937 को क्या बना? संघीय
न्यायालय। और 28 जनवरी 1950 को ये क्या बन गया? सर्वोच्च न्यायालय। तो अच्छा, आप लोगों से एक सवाल है, सवाल ये है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन देख लीजिए। तो बताइए आप क्या आंसर लगाइएगा? अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? पहला ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1935, 28 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। क्या लगाइएगा? तो दो ऑप्शन तो गलत है ना, ये और ये, दोनों में क्या लगाइएगा? ए या सी? नहीं, सी। तो जब संघीय न्यायालय की बात कही, संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर है, और जब सर्वोच्च न्यायालय लिख दिया जाए तो 28 जनवरी 1950। तो आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। हाँ, तो नाम बदलने से संस्था बदल गया ना। जैसे याद है जमींदारी प्रथा हम लोग क्या बताते थे? जमींदारी प्रथा 1790, लेकिन जब अस्थायी बंदोबस्त तो 1793। तो आपको सवाल के हिसाब से जवाब देना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान चलिए अगर आपसे पूछा जाता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU कब गठित हुआ है? 1917 कहते हैं ना कि मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था, लेकिन वो गठित उससे पहले हुआ था, लेकिन वो दूसरे नाम से जाना जाता था जिसको एनी बेसेंट ने बनाया था। लेकिन हम लोग तो भाई जब से नाम पड़ा तब से देखते हैं ना। तो अगर संघीय न्यायालय हो तो 1 अक्टूबर 1937, और अगर सर्वोच्च न्यायालय लिख के दे दे 28 जनवरी 1950। जब अगर मान ये ऑप्शन नहीं रहा तब तो सटीक वही लगा दीजिएगा। जब दोनों रहे तो ध्यान दीजिएगा संघीय न्यायालय कह रहा है या सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, ठीक है। रुकिएगा। भारत स्वतंत्रता अधिनियम, देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए यहां नाम क्या लिखा? भारत स्वतंत्रता अधिनियम, और इससे पहले क्या लिख के आता था? भारत शासन अधिनियम। यानी इससे पहले जो 1909 या ये मान चलिए जो भी आता था वो क्या था? भारत पे शासन करने के लिए आता था। और इसमें क्लियर दिख रहा है ये स्वतंत्रता के लिए अधिनियम लाया गया था, ठीक है। ये कब आया था? 1947 में। और ये चलिए मान के चलिए ये हकीकत में यही है कि अंग्रेजों के द्वारा ये आखिरी कानून होगा या आखिरी अधिनियम होगा भारत के प्रति। किसके बाद तो देश आजाद ही हो जाएगा ना। तो इस अधिनियम में क्या कहा गया? जो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग अधिराज्य होंगे। क्या होंगे? या डोमिनियन होंगे। क्या कहते? भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग अधिराज्य या डोमिनियन होंगे। यानी क्लियर बात कर गया, विभाजन भी इसी में माना गया, ठीक है। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग अधिराज्य होंगे। और देशी रियासतों के लिए क्या कहा गया? देशी रियासत चाहे तो वह भारत में मिल सकता हो, चाहे तो वह पाकिस्तान में मिल सकता हो। क्या सभी देशी रियासत को यह ऑफर था? केवल सीमावर्ती क्षेत्र के
जो रियासतों को शामिल किया गया था। अब जैसे मान के चलिए, अगर आप इसको भारत के हिसाब से देख लेते हैं तो एक जगह तो आपको यहाँ बंटवारा हुआ और एक जगह बंटवारा कहाँ होगा, इस जगह, यही ना। तो जो दोनों की सीमा से जुड़ा हुआ था उन्हीं राज्यों को ये अधिकार था, उन्हीं रियासतों का अधिकार था, या तो आप भारत में जाइए या पाकिस्तान में जाइए, ठीक है। बाकी जो भोपाल थे, हैदराबाद थे या नीचे त्रावणकोर था, इन सबको ये अधिकार नहीं था। तो सबसे पहले तो यही कहा गया भारत स्वतंत्र तो होगा लेकिन दो अधिराज्य बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। और देशी रियासतों के लिए कहा गया आपके पास ये सुविधा है, या तो आप पाकिस्तान में जाए या भारत में जाए, लेकिन ये सुविधा किसके लिए है, जिसकी सीमा दोनों देशों से मिलती हो, ठीक है। अब ये तो ये हो गया, अब ये तो क्लियर हो गया ना, भारत को आज़ादी मिलेगी। लेकिन ये भी कहा गया जब तक भारत और पाकिस्तान का नया संविधान नहीं बन जाता है या नया सरकार नहीं बन जाता है तो तब तक दोनों देशों के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। किसकी नियुक्ति की जाएगी, गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। भाई ऐसा थोड़ा आप आज़ाद हुए आज ही आपका देश बन जाएगा। अब भारत 1947 आज़ाद हुआ लेकिन सरकार बनते बनते 1950 तक आ गया कि नहीं, 51 तक समय लगा, 3-4 साल लगा कि नहीं। तो इसका कहना था जब तक भारत पाकिस्तान नया सरकार गठित नहीं हो जाता है, नया संविधान नहीं बन जाता है, तब तक जो है दोनों देशों के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी। और ये नियुक्ति कौन करेंगे, इंग्लैंड की महारानी, ठीक है। ये नियुक्ति कौन करेंगे, इंग्लैंड की महारानी। और इसी आधार पर भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन बना, माउंटबेटन। और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन बना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए दो अधिराज्य की स्थापना हुई, भारत और पाकिस्तान। और दोनों के लिए जब तक नया सरकार न बन जाए या नया संविधान न बन जाए तब तक गवर्नर जनरल की प्रावधान की गई। और ये गवर्नर जनरल कौन नियुक्त करते, इंग्लैंड की महारानी। तो भारत के लिए गवर्नर जनरल कौन बना, माउंटबेटन। और पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है अब देश आज़ाद होगा यानी क्राउन का यहाँ शासन समाप्त होगा, है कि नहीं। और ब्रिटिश क्राउन का शासन समाप्त होगा तो इसका मतलब कौन सा पद समाप्त होगा, वायसराय का। क्यों, आपको पता है ना वायसराय किसका प्रतिनिधि था, क्राउन का। और जब ब्रिटिश सरकार ही नहीं रहेगी तो क्राउन वायसराय कोई उपाधि तो है नहीं, तो वायसराय को भी समाप्त किया जाएगा और भारत राज सचिव का पद भी समाप्त हो जाएगा। कि भाई जब स्वतंत्र हुआ तो इसका कोई काम है, तो वायसराय का भी पद समाप्त हो जाएगा, भारत राज सचिव का भी पद हो जाएगा। हाँ, कुछ दिन के लिए माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का आखिरी वायसराय कौन है, भारत का आखिरी वायसराय माउंटबेटन, ठीक है। भारत का आखिरी वायसराय कौन हो गया, माउंटबेटन। क्लियर है। अब देखिए अगर ये पूछा जाए भारत का पहला वायसराय कैनिंग, पहला वायसराय कैनिंग और आखिरी वायसराय माउंटबेटन, ठीक है। ये सब हम लोग आगे फिर एक देख लेंगे अभी इस पे। अब इसके बाद देखिए ये तो हो ही गया, नियुक्ति हो गया यानी अलग हो गया, दोनों गवर्नर नियुक्ति की जाएगी, वायसराय और भारत राज सचिव का पद भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम।
अभी तक अब जितने भी आप देखें 1773 से लेकर के 1947 तक कानून, ठीक है, सबको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले या कोई बता सकता है कानून कब कब आया था? सबसे पहला कानून कब आया? 1773। उसके बाद 1781 संशोधन अधिनियम, ये था रेगुलेटिंग एक्ट, ये था संशोधन। यानी 1770 में कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट। 1781 में संशोधन अधिनियम। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1786 फिर से वही संशोधन अधिनियम। इसके बाद 4 चार्टर एक्ट आए। कब? 1793, 1813, 1833 और 1853। इसके बाद भारत शासन अधिनियम कब कब आया? 1858। उसके बाद 1800। उसके बाद 1800। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है ना। अधिनियम 1947। तो इतने कानून बने। कभी कभी आपको क्या करेगा, 4 ऑप्शन में ईस्वी दे देगा कि किस साल कानून नहीं आया। तो आपको ये ईस्वी याद रखना चाहिए ना। 1773, 1781, 1784, 1786, 1793, 1813, 1833, 1853, 1858, फिर 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 और 1947। ये आपको याद रखना पड़ेगा। और सबका तो खास बात आपको याद रखना ही पड़ेगा। और अब तो चलिए आपका रिकॉर्डिंग वीडियो भी है, अगर क्लास फिर से रिवीजन करना, नोट समझ में आए तो क्लास में भी समझ सकते हैं, है कि नहीं? आप देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग वीडियो से फायदा हो जाएगा ना आपको। तो बार बार एक बोल के जानकारी, एक लिख के जानकारी में थोड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग बार बार जो हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। देखिए बार बार कन्फ्यूजन क्या होता है, अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? बंगाल का पहला गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का आखिरी गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल
विलियम बेंटिक। भारत का पहला गवर्नर जनरल, हाँ, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल, हाँ, भारत का आखिरी गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। हम तो भारतीय ये सब नहीं जोड़े हैं। भारत का आखिरी गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। भारत का पहला वायसराय, कैनिंग। भारत का आखिरी वायसराय, माउंटबेटन। भारत का आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल, भारत का आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल तो सवाल बनाते समय ध्यान अच्छे से दीजिएगा। हम लोग आखिरी लिख देते हैं तो सब माउंटबेटन मार देता है। आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल कहे तब, ठीक है। देखिए जैसे यहां वायसराय पहला था तो इससे पहले बहुत लोग क्या करता है, कैनिंग को ही आखिरी गवर्नर जनरल मान लेता है कि उसको लगता था जो वायसराय बना है तो इससे पहले वो तो गवर्नर जनरल रहा ही होगा ना, तो गवर्नर जनरल था। लेकिन आखिरी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आज़ादी के बाद फिर से दो बन गया ना, माउंटबेटन और श्री राजगोपालाचारी, इसीलिए। और भारत का पहला और आखिरी गवर्नर जनरल, पहला भारतीय, पहला और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। सवाल पे विशेष ध्यान दीजिएगा तब। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, आपका संवैधानिक विकास का चरण समाप्त हो गया, जो 1773 से शुरू हुआ और कब जाकर समाप्त हुआ, 1947 तक। कल का जो क्लास होगा, कल हम लोग नया बैच नया टॉपिक शुरू करेंगे, संविधान सभा, ठीक है।